हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमर प्रेम सीरीज की 17वीं कॉमिक्स शापित रक्षक। बदलाव की शुरुआत होती है स्वयं से। इस कहावत को मैंने बखूबी पहचाना। अपने प्रकृति प्रेम का पौधा मैंने धरती पर लगाया और आज यह पौधा एक बड़ी बगिया बन गया। सन 7009 तक पूरा पूर्वी गोलार्ध प्रकृति प्रेमी बन गया। अब पूर्वी गोलार्ध में रहने वाला हर मानव प्रकृति की गोद में प्राकृतिक अवस्था में ही रहता है। मेरे प्रयास से प्रकृति देवी ने भी मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे अपनी शक्तियाँ प्रदान कर वन रक्षक बना दिया। मुझे वनों की रक्षा करनी थी, पश्चिमी गोलार्ध के विज्ञानांध भक्षक मानवों से जो प्रलय के अनुयायी थे और जब जब तब पूर्वी गोलार्ध पर हमला करते रहते थे। मैं अपना काम पूर्ण निष्ठा से कर रहा था, किंतु उस पल न जाने क्यों प्रकृति मुझसे रुष्ट हो गई और मेरा साथ छोड़ गई और बना गई मुझे शापित रक्षक। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। एक वन रक्षक जो सदियों से चले आ रहे शाप से भी जूझ गया। सन 2009 प्रकृति का भक्षण आज भी जारी था। मानव खुद बना हुआ था जीवनदायिनी प्रकृति का भक्षक। प्रकृति का रक्षक आज गहन चिंतन में लीन था, पूर्णतः बेखबर और अनभिज्ञ, कुछ फुट दूर प्रकृति के विनाश से अनजान। सैकड़ों वर्षों से धरती की छाती पर पल रहे वो विशाल वृक्ष कुछ ही पलों में ठूंठ में बदल गए। ठूंठ बनते ही वृक्ष के पत्ते और टहनियाँ वृक्ष से बिछड़ गए। तब भंग हुआ भेड़िया का ध्यान। अपने चारों तरफ वृक्षों का शमशान देखकर दहल उठा वह और गरज उठा, ठहरो, यह क्या कर रहे हो? हम भोजन कर रहे हैं। भोजन? सदियों से भोजन प्रदान करने वाले वृक्षों को क्षण भर में तुमने ठूंठ में बदल दिया। यह भोजन नहीं, विनाश है। सदियों से हमारा भोजन भी भूमि की उर्वरा शक्ति ही रही है। जन्म लिया है तो भोजन तो हम करेंगे ही, चाहे अनेक ग्रहों की हरियाली का विनाश हो। हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा तुम्हें। पृथ्वी पर प्रकृति का विनाश नहीं होने दूंगा। अनंत काल से निशाचियों को कोई ताकत नहीं रोक पाई है भेड़िया। हम तेरी जीवन ऊर्जा भी ग्रहण कर लेंगे। तेरा भी यही हश्र होगा भेड़िया। जिनमें प्राण है उन्हें निष्प्राण कर सकते हो तुम, लेकिन ये बेदम चट्टानें तुम्हें भी बेदम कर देंगी। चट्टानें बेदम कर सकती होती तो वो ठोकरों में न पड़ी होती। बेदम वही चट्टानें किया करती है जिनमें दम होता है, जैसे अब हम तुझे बेदम करेंगे भेड़िया। सभी निशाची भेड़िया पर टूट पड़े। बेदम हुई जा रही थी सवाना भी। भेड़ियों ने भयंकर रक्तपात किया। रास्ते में जो भी आया सबको खत्म कर दिया। इस संहार से सभी ग्रहों में जीवन और हरियाली भी बुरी तरह से तहस नहस हो गई। दुर्दांत भेड़ियों ने बेशुमार सिरों के ढेर लगा दिए। कहाँ हो ग्रह शक्ति? गिन लो, सबसे ज़्यादा सर काटकर मैं लाया हूँ। ब्रह्मांड से संपूर्ण जीवन का नाश कर दिया है तुमने खूनी दरिंदों। प्रकृति बुरी तरह से क्रोधित थी। प्रकृति के प्रकोप से नहीं बचोगे अब तुम भी। जीवन और प्रकृति का जो नाश किया है तुमने, उसके लिए तुम्हें केवल एक ही दंड दूंगी मैं, मृत्यु। तू भेड़ियों का सम्राट था क्रूराक्ष। सम्राट होने का क्रूराक्ष के लिए वह दृश्य लोमहर्षक व रोमांचकारी था। ओ नहीं, ये क्या? किसने किया ये संहार? जीवन और प्रकृति का संहार तो भेड़ियों ने किया। मैंने तो इन्हें दंड दिया है और तू भी दंड से नहीं बचेगा क्रूराक्ष। प्रकृति? किंतु मुझे दंड किस लिए? तू भेड़ियों का सम्राट था क्रूराक्ष। सम्राट होने का दायित्व निभाना था तुझे, मगर शक्ति के दंभ में चूर होकर तू स्वयं ही निरंकुश हो गया। तो शेष भेड़ियों को उद्दंडता से कौन रोकता? स्त्रियों के प्रति क्रूरता, अत्याचार एवं तुम लोगों की संकीर्ण सोचों के कारण कन्याओं को भेड़िया ग्रह पर जन्म देना ही महाशक्ति ईश्वर ने बंद कर दिया। आज सवाना के सभी ग्रहों पर रक्षा दल एवं पशु संघ के सभी प्राणियों के जीवन के पूर्ण रूप से अंत के जिम्मेदार भेड़िए हैं, किंतु मैं इस संहार में शामिल नहीं था। तेरे ही वंश के कारण संपूर्ण पशु प्राणियों का नाश हुआ है। तुझे सदियों तक इसका दंड भुगतना होगा।
तू अशरीरी होकर अपने कर्मों का दंड भोगेगा। मुझसे भूल हो गई, राजा के कर्तव्यों एवं राजपथ के नियमों से भटक गया मैं, किंतु मुझे ऐसा दंड न दे कि सदियों तक मैं पश्चाताप की अग्नि में सुलगता रहूं। मुझे प्रकृति और प्राणियों की रक्षा का एक अवसर और प्राप्त होना चाहिए, यही मेरा प्रायश्चित होगा। क्रूराक्ष के अनुनय पर प्रकृति का क्रोध जब शांत हुआ तो भविष्य में एक दिन किसी मानव स्त्री के कारण ही तुझे अपना शरीर वापस प्राप्त होगा और तब तू देवत्व को प्राप्त होगा। किंतु भेड़िया ग्रह के सारे भेड़िए एक स्त्री से विवाह करने के लिए निर्जन ग्रह पर ठहर गए थे। उन्होंने संहार क्यों किया? इसमें अवश्य ही कोई भेद है। प्रकृति ने अपना ध्यान केंद्रित किया। हा हा हा, मेरा बदला पूरा हुआ। भेड़ियों ने मेरी और मेरे पति की पूंछ काटकर हमारा अपमान किया था, मैंने बदला ले लिया। सम्राज्ञी, ये आपने ठीक नहीं किया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए आपने संपूर्ण ब्रह्मांड में खाक उड़ा दी। मैं आज से ही राजगृह का त्याग करता हूँ। मैं भी आपसे सहमत हूँ अंत। ओहो, तो भेड़िए केवल मोहरे थे। तबाही की ये योजना तो वानरों की थी। वानरों को भी दंड भुगतना होगा। वानर ग्रह भी नहीं बचेगा। ओहो, ग्रह टूट रहा है। लगता है प्रलय आ गई है, किंतु यहाँ प्रलय नहीं आ सकती। हम प्रलय के शरण में हैं। प्रलया? हा हा हा, कौन हंस रहा है? लो पहचान लो, तो तुम प्रलया? वानर अपनी कमजोरी से क्षुब्ध थे। अवसर देखकर वानर साम्राज्ञी माताहरी को मैंने ही उकसाया था। मैंने ही उसे निशाचियों का दूत बनाकर भेड़ियों को क्रोधित करने के लिए प्रेरित किया। मैंने ही माताहरी को ग्रह शक्ति के रूप में भेड़ियों में विध्वंस का बीज डालने के लिए भेजा था। महाशक्ति के बनाए नियम के अनुसार हम आपस में सीधे सीधे टक्कर नहीं ले सकती थी, किंतु देखो मैंने तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया। कितनी इतराती थी तुम अपनी सृजन शक्ति पर। तुमने सदैव मुझे विनाशक विध्वंसक कहकर नीचा दिखाया, मुझे मरुभूमि और मशान रचेता कहा। मेरे मन को तुम्हारी अकड़ ने हर पल आहत किया। मैंने तुम्हारी अकड़ को चुनौती की तरह स्वीकार किया और तुम्हारा अभिमान तोड़ने की ठान ली। देखो, आज तुमने पूरी आकाशगंगा को मरुभूमि और मशान में बदल डाला है। अब तुम सृजन करता नहीं रही। इतनी बड़ी प्रलय तो कभी मैंने भी नहीं की। क्रोध रूपी वेग हर मन में होता है। तुम्हारे वेग में जीवन संचार हुआ नहीं कि तुम खुद भी बन गई महाप्रलय। इस विध्वंस में तुमने स्वयं भी मेरी मदद की। तुमने भेड़ियों का अंत कर दिया और वानरों का ग्रह भी तबाह होने को है। हा हा हा, मैं जा रही हूँ, मगर ध्यान रखना प्रकृति, तुम्हारा वजूद सृष्टि में रहने वाले प्राणियों पर ही निर्भर है। जब जब मैं उनकी सोचों को विध्वंसक बनाऊंगी, प्रलय के रूप में तुम्हें इसका भयंकर परिणाम भुगतना होगा। फिर मिलेंगे। वानर ग्रह की तबाही भी अब दूर नहीं थी। आदि और अंत जिसकी रक्षा के लिए तुमने जी जान एक किए, प्रलय के षड्यंत्र में फंसकर मैंने स्वयं ही अपने हाथों उस वानर ग्रह को तबाह कर डाला। उसके प्रायश्चित के रूप में अब मैं नई सृष्टि वानरों की ही मदद से बनाऊंगी, और वो वानर तुम दोनों होंगे। किंतु तुम्हें भी इस शरीर का त्याग करना होगा। उस नई सृष्टि के जीवन का आरंभ तुम दोनों की आत्मिक ऊर्जा से होगा। वानर ग्रह से निकले दो प्रकाश पुंज किसी भूमि से टकराए। सन 7009। इस प्रकार सवाना तबाह हो गया। को भी पूजो बाबा, इसमें वो शाप कहाँ है जिसे युगों युगों से मैं भोग रहा हूँ? मैं वही बताने जा रहा था, मगर ये जलजला को भी। पूजो मानस, ज्ञानालय से मेरा संपर्क टूट रहा है। पूजो बाबा, जल्दी बताइए। ये सारा ज्ञान प्रकृति ने संरक्षित कर रखा था, अब वो अपनी शक्ति खींच रही है। मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता पाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता पूजो बाबा, आप नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? कर्णधारी गुरु, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी जब भी कोई स्वर गूंजता है तो वो शब्द लाखों करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मांड में मौजूद रहता है। कर्णधारी ऐसी स्वर ध्वनियों को सुनने में माहिर है। मुझे कर्णधारी गुरु की तलाश करनी होगी। सन 2009। नाच भेड़िया के सिर पर नाच रहा था। निशाचियों के चूसक उसके शरीर से चिपक गए थे। भेड़िया का लहू तेज गति से उसके शरीर का साथ छोड़ने लगा। बुरी तरह से तड़प उठा भेड़िया का जिस्म। उसके होशों ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया। इससे पहले कि उसके प्राण भी उसका जिस्म छोड़ देते, एक विद्युत सी चमकी। वह योद्धा स्त्री भेड़िया के बेहोश जिस्म को उठाकर
फुर्ती से वृक्षों के झुरमुट में समा गई। एक घने वृक्ष की विशाल शाखा पर उसने भेड़िया के बेहोश जिस्म को लिटा दिया। कुछ ही पल पश्चात भेड़िया पूर्णतः स्वस्थ हो चुका था, किंतु वह यह न जान पाया कि खूंखार निशाचियों के बीच से वो उस सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंच गया। किंतु काजीरंगा अभयारण्य सुरक्षित नहीं रहा था। कोबी की पूंछ को वृक्षों का तना समझकर चूस गए हरामखोरों। कोबी के गदा के प्रहार से तरबूजों की तरह फूट रहे थे निशाचियों के शरीर। तुम्हें गन्ना बनाकर गदा के प्रहारों से निचोड़ दूंगा, किंतु संख्या का बल बलवान को भी दबोच लेता है। निशाची असंख्य थे और संगठित भी। कोबी का विकराल शरीर घुटनों के बल आ गया था। इतने चूसक शरीर से चिपकने का अर्थ था क्षण भर में निश्चित मौत। अग्नि के भीषण तूफान ने कोबी को बेदम कर दिया था। निशाचियों के चूसकों ने, इससे पहले कि वो निष्प्राण हो जाता, अग्नि के भीषण तूफान ने फूंक डाला कोबी की प्राण शक्ति को, चूस डालने को तत्पर निशाचियों को। चपल योद्धा एक बार फिर वनरक्षक की मदद को पहुंच गई थी। कोबी को भी उसने जीवन जल पिलाया। कुछ क्षणोपरांत कोबी भी स्वस्थ होकर चेतना में आ गया। वनरक्षक ही संकट में आ गए थे। निशाचियों की पड़ने से अब काजीरंगा वन को कौन बचाता और कौन बचाता पृथ्वी को। शीघ्र ही अब निष्प्राण हो जाने वाली थी पृथ्वी। सन 7009। कोबी फूजो मानस ज्ञानालय से बाहर निकला। वातावरण में उष्णता बढ़ गई है। कोबी, देखो, हमारे शरीर पर चकत्ते से पड़ने लगे हैं। असहनीय पीड़ा हो रही है। पशुओं में बेचैनी बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है कोबी? जो हो चुका उसे लौटाया नहीं जा सकता। गोलार्ध का विकिरण एवं प्रदूषण पूर्वी गोलार्ध को भी अपने चपेट में ले रहा है। ऐसा संतुलन के गायब हो जाने के कारण हो रहा है। मैं उसे वापस लाऊंगा, पृथ्वी को अपनी जान देकर भी बचाऊंगा। कोबी एक खंडर हुए कबीले में पहुंच चुका था। कर्णधारी सांसी से मैं यहीं मिला था। वो यहीं रहा करते थे। उनकी गंध यहाँ बसी हुई है, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाही, भेड़ियों, वूफ वूफ। यहाँ कर्णधारियों की गंध बसी है। इन मिट्टी के टीलों को खोदो, शायद वो यहीं थे। मेरा उन तक पहुँचना बहुत आवश्यक है। यहाँ कोई समाधिस्थ है। पृथ्वी संकट में है, कृपया समाधि भंग कीजिए। मैं कोबी हूँ, मुझे कर्णधारी गुरु की तलाश है, और आप भी एक कर्णधारी है। आप मुझे उनका पता बता सकते हैं। ओह कोबी, जंगल का जल्लाद रक्षक, कर्णधारी गुरु मैं ही हूँ। ओह, किंतु आपकी ऐसी अवस्था किस प्रकार हुई? ये सन 7009 है, अर्थात 5000 वर्ष हो गए मुझे समाधि लगाए। कर्णधारी गुरु ब्रह्मांड में फैले शब्दों को सुन पा रहा था। 5000 वर्ष पूर्व आपके साथ क्या हुआ था? आओ बताता हूँ। ओह, ये क्या? ये सब कर्णधारी यहाँ योग की मुद्रा में क्यों बैठे हैं? दुष्ट पर्लिया के कारण। पृथ्वी के समान ब्रह्मांड के कई और ग्रहों पर भी उन्नत जीवन है। कोबी और हम ब्रह्मांड में फैले शब्दों के कारण उनके विज्ञान को जान सकने में सक्षम थे। क्यू क्यूब ए प्लस बी का होल स्क्वायर नो स्क्वायर 81। पर्लिया चाहती थी कि हम उन शब्दों को सुनकर उन अज्ञात ग्रहवासियों के उन्नत विज्ञान की खोज करें, ताकि इस खोज का प्रयोग पृथ्वीवासी भी कर सके। किंतु इससे उन खोजों पर कार्य करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। पृथ्वी का तापमान खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। परमाणु बम जैसे कई विध्वंसक हथियार पहले ही बनाए जा चुके हैं। प्रकृति नष्ट हो रही है और विकास या उन्नति की क्या आवश्यकता है? यदि मेरा कहा न माना तो तुम्हें मेरे कहर से गुजरना होगा। वो फिर आने को कहकर चली गई। कहर तो उसका कहा मानने के बाद भी बरसता पूरी पृथ्वी पर। पृथ्वी की रक्षा हेतु हम योग निद्रा में चले जाएंगे। योग निद्रा में पर्लिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। सभी कर्णधारी भूमिगत हो गए। योग के अंतराल ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा को तुम तक पहुंचाने के लिए मैं बाहर ही समाधिस्थ रहूंगा। कोबी, आज तुमने मेरी समाधि भंग कर दी। बताओ, पृथ्वी पर क्या संकट है और मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? कोबी ने सब कुछ कह सुनाया। तब, हाँ मैं जानता हूँ उस सांप के विषय में। मैं जानता हूँ सवाना की तबाही के पश्चात क्या हुआ। मैं भी जानना चाहता हूँ कर्णधारी गुरु। वो सृष्टि, पृथ्वी पर सृष्टि का आरंभ था।
प्रकृति ने आदि व अंत को ऊर्जा पुंजों में बदलकर पृथ्वी पर भेजा था। पृथ्वी पर अवतरित होने वाला वो प्रथम पुरुष अब था अनंत, और वो प्रथम स्त्री अब थी अनादि। अब तुम दोनों ही पृथ्वी और यहाँ उत्पन्न होने वाले जीवन के संरक्षक होगे। जो आज्ञा प्रकृति प्रकृति ने उन्हें एक जुड़वा जीव फल दिया। समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसे कब फोड़ना है, तब तक तुम इसकी रक्षा करोगे। पृथ्वी की प्रकृति से मिली शक्तियों के बल पर दोनों ने बखूबी अपना दायित्व निभाया। पृथ्वी की हरियाली अपना क्षेत्र बढ़ाने लगी, किंतु अनादि का ध्यान उस जुड़वा फल में ही अटका था। आखिर कब आएगा वो समय जब ये जीव फल फटेगा? और एक दिन उस नासमझ ने वो जीव फल फोड़ दिया। ये सभी महाकाय पशु प्राणी उस जीव फल में से ही बाहर आ रहे हैं। उफ, ये तुमने क्या किया? ग्रुप प्रकृति क्रोधित होकर प्रकट हुई। इस जुड़वा फल के एक भाग से नर एवं दूसरे हिस्से से मादा जीव प्राणियों की उत्पत्ति होनी थी, किंतु तुमने अविकसित फल ही तोड़ दिया। विकसित फल से जो पशु मानव उत्पन्न होते, वो अपने सामर्थ्य बल के साथ इस पृथ्वी के संरक्षण में तुम्हें सहयोग करते, किंतु तुम्हारी भूल के कारण ये सभी प्राणी अविकसित ही रह गए। अब इनकी देखभाल का दायित्व भी तुम्हें उठाना होगा। यही तुम्हारा दंड है। हमसे महाभूल हो गई, मुझे ये दंड स्वीकार्य है। जीव फल से उत्पन्न हुए सभी प्राणी पूरी पृथ्वी पर फैल गए। अनंत का पूरा समय उसी दायित्व को निभाने में लगने लगा। अनंत, आपका सारा समय प्रकृति और पशुओं की देखभाल में लगा रहता है। मेरे लिए अकेले दिन रात काटने भारी हो गए हैं। मैं इस जीवन से उकता चुकी हूँ। ये संकट तुम्हारा ही उत्पन्न किया हुआ है। मैं अपना कसूर मानती हूँ अनंत, और मैं आपको अपने दायित्व से भी पीछे हटने को नहीं कह रही, किंतु अपनी समस्याओं का समाधान भी चाहती हूँ जो संभव है। मुझे संतान चाहिए जिनके साथ मैं अपना समय व्यतीत कर सकूं। अनंत को उसकी इच्छा स्वीकार करनी पड़ी। कुछ ही समय काल में अनादि ने 1000 बलवान पुत्रों व एक रूपवती पुत्री को जन्म दिया। अनंत की पुत्री पर मलेच्छ मल्लभ की कुदृष्टि पड़ चुकी थी। इसमें से तो मादा की मादक गंध आ रही है। नैना ने प्रकृति की शक्तियों से मल्लभ का मुकाबला किया, किंतु मल्लभ उस पर भारी पड़ने लगा। नैना की पुकार पर उसके 1000 भाई वहां आ पहुंचे। ये मेरे 1000 भाई हैं, क्या अब भी तू मुझे नहीं छोड़ेगा? अब मैं पहले इनको तोड़ूंगा, इसका अंत मेरे हाथों होगा। अब मल्लभ के लिए अपने प्राण बचाना भारी हो गया था। उसने भी मलेच्छों को बुला लिया। मलेच्छों में और नैना के 1000 भाइयों में खूनी युद्ध छिड़ गया। नैना व उसके सभी भाइयों को अपने माता पिता अनादि व अनंत की शक्तियां प्राप्त थी। मलेच्छों की हार हुई। हा हा, भाग गए कायर कहीं के। देखा, मैंने भगा दिया उन्हें। भविष्य में मैं ही बनूंगा प्रकृति का रक्षक। तूने नहीं, मैंने भगाया है। रक्षक मैं बनूंगा। विवाद खड़ा हो गया। माताश्री, पिताश्री, कृपया आप ही बताएं, हम में से कौन होगा प्रकृति का सबसे योग्य रक्षक? इस प्रश्न में शक्ति के अहम का भाव छुपा है, और जहां अहम आ जाता है वहां से आरंभ होती है प्रतियोगिता। तुम सभी 8 दलों में बंटकर सौर मंडल के शेष निर्जन व बंजर पड़े ग्रहों में जाकर वहां भी हरियाली का विस्तार करोगे। अंत में विजेता दल का चुनाव हरियाली के अधिक से अधिक विस्तृत क्षेत्रों के आधार पर ही किया जाएगा। मलेच्छों की जन्मदाती पढ़ लिया। पृथ्वी की हरियाली को भी मैं नष्ट कर दूंगी। प्रकृति को कहीं भी पनपने नहीं दूंगी। और वो समय आ गया है। आदि व अंत ने अपने बुद्धि कौशल के कारण ही वानर लोक की रक्षा की थी, जिस कारण प्रकृति ने प्रसन्न होकर उन्हें पृथ्वी पर हरियाली का रक्षक बनाया। तुम मलेच्छों को मैंने जीव फल से उत्पन्न हुए प्राणियों के मल से उत्पन्न किया है। अतः तुम ताकत में तो श्रेष्ठ हो, किंतु बुद्धि में अनादि अनंत और उसके पुत्रों का सामना कर पाने में सक्षम नहीं हो। उन्हें परास्त करने के लिए हमें युक्ति से काम लेना होगा। तुम छुपकर उन ग्रहों में जाओगे। वहां जाकर अनादि और अनंत के पुत्रों द्वारा उगाई गई हरियाली को उसकी दृष्टि से छुपकर नष्ट करके उनमें फूट डलवाना तुम्हारा ध्येय होगा। पेड़िया की चाल पर अमल करने के लिए मलेच्छ निकल पड़े। जल्द ही मलेच्छों ने अनंत के पुत्रों के बीच विवाद खड़ा कर दिया। विवाद के निवारण के लिए अनंत व अनादि को पृथ्वी छोड़नी पड़ी। तुम सब छल व कपट से दूर रहकर प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लो। इधर उसी समय पृथ्वी पर यही अवसर है। अनादि व अनंत अपने पुत्रों की सुलह में लगे हैं। उनका ध्यान पृथ्वी की ओर नहीं है। अब तुम्हें यहाँ रोकने वाला कोई नहीं। जाओ, हरियाली को नष्ट कर दो, पृथ्वी पर विध्वंस मचा दो।
चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।